दोस्तों, केफल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कुछ कंडीशनल सेंटेंस जिसमें हम वेदर और का प्रयोग कैसे करते हैं, वंस का प्रयोग हम कैसे करते हैं, अनलेस का प्रयोग हम कैसे करते हैं, अनटिल का प्रयोग हम कैसे करते हैं। बहुत सारे कंडीशनल वर्ड ऐसा होता है जिसका प्रयोग हम लोग सपोज से भी शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक पेड़ है, या जो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं उसमें जो हम करते हैं कि मान लिया कि किसी वस्तु का कीमत x रुपया है, तो उसमें मान लो कि हम क्या प्रयोग करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आज हम सीखेंगे जिसका प्रयोग हम लोग दैनिक जीवन में, बोलने में, लिखने में करते हैं। साथ ही उससे संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस बिंदु पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इन वाक्यों को कैसे प्रयोग करते हैं वो सीखना। दोस्तों, पहला सेंटेंस है, तुम मुझे लिखो या ना लिखो, मैं इसकी परवाह नहीं करता। यहां लिखो या ना लिखो, यह एक कंडीशन बताता है, और इस तरह की कंडीशन बताने के लिए हम वेदर और का प्रयोग करते हैं। बहुत जगह या के लिए हम आइदर और का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। आइदर और का प्रयोग हम उस केस में करते हैं जब दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, यानी दोनों में से कोई एक कार्य करना है, वहां कंडीशन नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन वेदर और से हम दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने की प्रयोग नहीं करते हैं, इसका प्रयोग हम कंडीशन रखते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को देखिए, तुम मुझे लिखो या ना लिखो, मैं परवाह नहीं करता। अर्थात लिखने की कंडीशन में भी हम परवाह नहीं करते और नहीं लिखने की कंडीशन में भी हम परवाह नहीं करते हैं। इसीलिए यहां पर आइदर और का प्रयोग करना गलत होगा। आइदर और का प्रयोग कहां करते हैं उसका एक एग्जाम्पल देखिए। वह या तो पेन से लिखेगा या पेंसिल से। अब यहां देखिए इस सेंटेंस से क्या पता चलता है, पेन से या पेंसिल से, दोनों में से किसी एक से वो लिखेगा। अर्थात ये ऑप्शन है, या तो इससे करेगा या उससे करेगा, कंडीशन नहीं है, ये ऑप्शन है, दोनों में से किसी एक से करेगा। तो यहां पर हम आइदर का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही विल राइट आइदर विथ ए पेन और इन पेंसिल। ठीक है दोस्तों, तो यहां हम सीखते हैं वेदर और का प्रयोग। इस वाक्य में क्या है, तुम मुझे लिखो या ना लिखो, मैं इसकी परवाह नहीं करता, यानी किसी भी कंडीशन में मैं परवाह नहीं करता। तो इस केस में हम वेदर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इस तरह के वाक्य को किस तरह से बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर होता है वेदर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस और प्लस वर्ब प्लस मेन क्लॉज। ध्यान यह देना है कि और के बाद भी हम वर्ब का प्रयोग करते हैं अगर दो वर्ब का कंपेरिजन हो तो, लेकिन यहाँ क्या है, एक ही वर्ब है, इसीलिए हम वर्ब का रिपीटेशन यहाँ पर नहीं करेंगे, सिर्फ नॉट देने से काम चल जाएगा, वो हम आपको आगे बताएंगे। और दूसरा स्ट्रक्चर है वेदर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस और उसके बाद फिर नाउन या एडजेक्टिव जिससे हम शर्त रखते होंगे दूसरे नाउन से। माने जिस दो नाउन के बीच में या जिस दो एडजेक्टिव के बीच में हम कंडीशन रखते होंगे या शर्त रखते होंगे, वो एडजेक्टिव नाउन के प्रयोग हम और की बात करते हैं। वहां पर दो वर्ब के बीच में कर रहे थे इसीलिए और के बाद वर्ब था, यहाँ पर एडजेक्टिव नाउन है इसीलिए यहाँ पर और के बाद एडजेक्टिव नाउन का प्रयोग किया। अब इसका प्रयोग सेंटेंस में देखेंगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आइए अब कुछ एग्जाम्पल। तुम मुझे लिखो या ना लिखो, ये जो वर्ब है लिखो या ना लिखो, लिखो एक ही वर्ब है, सिर्फ और के बाद हम क्या किए हैं, यानी या के बाद ना लिखो का प्रयोग किए हैं। अर्थात वर्ब सेम है जो रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो स्ट्रक्चर हम बताए थे उसमें और के बाद जो वर्ब दिए थे वहां वर्ब देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेम वर्ब है इसीलिए। तो वहां किसका प्रयोग करेंगे, सिर्फ नॉट का प्रयोग कर देने से काम चल जाएगा। तो आइए कैसे बनाएंगे इसे देखते हैं। इसका क्या हो जाएगा, वेदर यू राइट मी और नॉट, आई डोंट केयर। यहां पर देखिए
और बाद हम सिर्फ नॉट का प्रयोग किए हैं, वर्ब का प्रयोग नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि जो वर्ब राइट है उसका प्रयोग हम ऑलरेडी और से पहले कर चुके हैं, तो सेम वर्ब का रिपीटेशन होने से बचने के लिए हम उसके बाद नॉट का प्रयोग किए हैं, वर्ब का प्रयोग नहीं किया। यहाँ पर नॉट राइट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, सेम वर्ब है इसीलिए, अगर वर्ब अलग रहता तो फिर उस वर्ब का भी चर्चा हमको करना पड़ता। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हम हिंदू हों या मुसलमान हों, हम सब भारतीय हैं। यहां पर क्या है, हिंदू और मुसलमान इस दोनों के बीच में कंडीशन रखते हैं। तो चूंकि दोनों नाउन है और दोनों अलग अलग नाउन है, सेम नाउन नहीं है, इसीलिए और के बाद भी हमको दूसरा नाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, वेदर वी आर हिंदूज और मुस्लिम्स। यहां पर देखिए और के बाद हम मुस्लिम का भी प्रयोग किए हैं। हम लोग चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, हम सब भारतीय हैं। मतलब हिंदू है तभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुस्लिम है तभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ हम कंडीशन रखते हैं कि हिंदू होने से भी कोई मतलब नहीं है, मुस्लिम होने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, दोनों को लेके चलते हैं। आइदर और में क्या होता है, दोनों में से एक का ऑप्शन लेते हैं, इसीलिए आइदर और का यहाँ पर नहीं होगा, वेदर और का ही प्रयोग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, गोरे और काले के बीच हम कंडीशन रखते हैं, यानी गोरे हो तब भी, काले हो तब भी, हम सब मनुष्य हैं। ठीक है, तो हम गोरे हो या काले हो, इसका क्या होगा, वेदर वी आर फेयर और ब्लैक। राइट, फेयर मतलब होता है गोरा और ब्लैक मतलब होता है काला। तो वेदर वी आर फेयर और ब्लैक, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। चाहे हम गोरे हो या काले, हम सब मनुष्य हैं। ठीक है, इस यूज में हम वेदर और का प्रयोग करेंगे, आइदर और का प्रयोग नहीं करेंगे, ये आप समझ लीजिए। आइदर और का डिटेल यूज हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट, हम गेहूं उपजाए या धान। यहां पर क्या है, गेहूं और धान के बीच कंडीशन रख रहे हैं, यानी हम गेहूं उपजाए तब भी या धान उपजाए तब भी हमें खाद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो यहां पर भी हम वेदर और का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वेदर वी ग्रो व्हीट और पैडी। ठीक है दोस्तों, वेदर वी ग्रो व्हीट और पैडी, चाहे हम उपजाए गेहूं या धान। ठीक है, वी मस्ट यूज फर्टिलाइजर। अब ये वाक्य देखिए, तुम कलम से लिखो या पेंसिल से, तुम्हें साफ साफ लिखना चाहिए। वेदर यू राइट विथ ए पेन और इन ए पेंसिल। यही आपको समझना है कि चूंकि यहाँ पर वर्ब के बाद नाउन का प्रयोग किया गया है जो अलग अलग है, पेन है और पेंसिल है, इसीलिए इसका प्रयोग हम करेंगे और के बाद। वेदर का प्रयोग हम शुरू में करते हैं और जिससे हम कंडीशन रखते हैं उस दो नाउन या वर्ब को हम और के साथ जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, वेदर का प्रयोग शुरू में कर दिए हैं और पेन और पेंसिल को हम और के साथ जोड़े हैं, विथ ए पेन और इन पेंसिल, सीधा राइट। इस तरह से हम वेदर और का प्रयोग करते हैं। आइदर और का प्रयोग करने में डिफिकल्टीज है, इस तरह का प्रयोग आइदर और से नहीं कर सकते हैं। यहाँ वेदर के बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग किए हैं और के बाद हम इन का प्रीपोजिशन का प्रयोग किए हैं। लेकिन जब आइदर का प्रयोग करेंगे, इस तरह से ख्याल रखना पड़ता है कि आइदर के बाद जिस पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है और के बाद भी उसी पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग होना चाहिए। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आइदर और का डिटेल यूज हम बता चुके हैं, उसे देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाइए और आइदर और से संबंधित वीडियो देखें, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे दोस्तों, अब इस तरह का वाक्य देखिए, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक स्लोगन था जो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया था। दोस्तों, ये भी एक कंडीशन को व्यक्त करता है। यहाँ पर कंडीशनल वर्ड कुछ लगाए नहीं है, इफ, अनलेस, वेदर और कुछ कंडीशनल वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी ये कंडीशन बता रहा है कि तुम मुझे खून दोगे तभी मैं तुम्हें आजादी दिला दूंगा। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे वो हम लोग सीखते हैं, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। दोस्तों, ऐसे वाक्य में यदि या अगर से भी आरंभ हो सकता है,
अगर इसी वाक्य को हम बोलते हैं कि अगर तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो वो भी सेंटेंस सही होगा और एक ही भाव दोनों का है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बता चुके हैं कि कंडीशनल वर्ड का प्रयोग नहीं किए हैं, फिर भी यह कंडीशनल वर्ड है। उसका एक और तरीका से बना सकते हैं। उसे हम कैसे बनाएंगे? उसका स्ट्रक्चर होता है इम्परेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, इम्परेटिव सेंटेंस मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, यानी ऐसा वाक्य जिसे हम आदेश दें, रिक्वेस्ट करें, उसे हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। और वो शुरू होता है वर्ब से, यानी उसमें वर्ब का प्रयोग पहले करते हैं। जैसे वहां जाओ, गो देयर, पानी लाओ, ब्रिंग वाटर। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, उसके बाद एंड, फिर एसर्टिव सेंटेंस जो बाद में बोला जाता है। जैसे यहाँ पर तुम मुझे खून दो, इसे हम लिखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, उससे बनाएंगे। फिर उसके बाद एंड से जोड़ेंगे और अब फिर मैं तुम्हें याद दे दूंगा, इसका एक अलग क्लॉज होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सिस्टम बताए हैं उसके स्थान पर हम इफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। और उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखिए। इफ प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। पहले के स्ट्रक्चर में जो इम्परेटिव सेंटेंस था उसको हम बदल दिए हैं इफ के साथ एक क्लॉज में। मतलब वो वाक्य अब वर्ब से शुरू होगा, इफ से शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब। बाकी जो नेक्स्ट क्लॉज था उसके साथ इम्परेटिव सेंटेंस के बाद जो एंड का असर्टिव सेंटेंस था, यहां भी इफ प्लस क्लॉज के बाद एंड और उसका जो असर्टिव क्लॉज था वो होगा ही, उसमें कोई अंतर नहीं है। सिर्फ इम्परेटिव सेंटेंस को हम इफ प्लस क्लॉज में हम बदल सकते हैं, क्योंकि वहां पर कंडीशनल वर्ड नहीं था, यहां पर हम कंडीशनल वर्ड इफ का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दिया हूं। वैसे इफ से संबंधित यूज हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जिसे आप कंडीशनल सेंटेंस में जाके देख सकते हैं, मेरी वीडियो अपलोडेड है। तो आइए अब इसे दोनों तरीके से कैसे बनाते हैं वो बताते हैं। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहां तुम मुझे खून दो, इसको हम बनाएंगे इम्परेटिव सेंटेंस में। क्या हो जाएगा, हम बता चुके हैं कि पहले वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा, गिव मी ब्लड, उसके बाद एंड, फिर असर्टिव सेंटेंस, और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आई विल गिव यू फ्रीडम। अब इसी वाक्य को जो इम्परेटिव था गिव मी ब्लड, इसको हम क्या करते हैं, इफ का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, यानी इम्परेटिव सेंटेंस को हम इफ का प्रयोग करके कंडीशनल सेंटेंस बना दिए। दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अधिक बच्चे पैदा करो और तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। वर्ब यहाँ पे क्या पैदा करना है, तो क्या कहेंगे, प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन एंड योर फैमिली विल बी रूइंड। यही पर हम फिर इफ का प्रयोग करते हैं, क्या हो जाएगा, इफ यू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन योर फैमिली विल बी रूइंड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इस तरह के वाक्य को इम्परेटिव सेंटेंस या इफ के साथ भी क्लॉज बना के हम बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। मुझे गोलियां दो और मैं दुश्मन को भगा दूंगा। इफ यू गिव मी बुलेट्स आई विल ड्राइव अवे एनिमीज। हम इफ का प्रयोग किए हैं, अब इसको हम इम्परेटिव सेंटेंस बना के करते हैं। तो क्या हो जाएगा, गिव मी बुलेट्स एंड आई विल ड्राइव अवे एनिमीज। दोस्तों अब वाक्य है, तुम नौकरी पा सकते हो बशर्ते तुम प्रयास करो। दोस्तों बशर्ते से भी कंडीशन का भाव व्यक्त होता है। कंडीशनल सेंटेंस के बारे में हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग बताए हैं, जिसका वीडियो अपलोडेड है यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस के नाम से। आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि कंडीशनल वर्ड कौन कौन से हैं और कंडीशनल सेंटेंस में हम किस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। यहां ब्रीफ में बता देते हैं कि कंडीशनल वर्ड होते हैं इफ, अनलेस, until, as long as soon as, provided that, when it is। और जिस क्लाउज में इसका प्रयोग रहता है वो क्लाउज
फ्यूचर टेंस में कभी नहीं हो सकता है, या तो प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा। और विस्तृत जानकारी के लिए आप यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी जो बताने जा रहे हैं उसमें मेन ये चीज देखना है कि बशर्ते की के लिए हम किस वर्ड का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, क्योंकि यह कंडीशनल वर्ड है और हम इसी का प्रयोग सीखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका अस्तित्व क्या होता है और बशर्ते की के लिए किन किन शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तुम नौकरी पा सकते हो, यह सिंपल सेंटेंस है, इसीलिए इसके लिए हम क्लाउज का प्रयोग कर देंगे। अब आया बशर्ते, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम वर्ड का प्रयोग करेंगे प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट या ऑन कंडीशन दैट। बशर्ते की के लिए हम तीन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट या ऑन कंडीशन दैट। उसके बाद बशर्ते के बाद जो क्लॉज रहता है उसका प्रयोग करते हैं, उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो अब इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, आइए सेंटेंस को बोल के या बना के बताते हैं। पहले आप ये ध्यान दीजिए, इस तरह के वाक्य में हम बशर्ते की के लिए प्रोवाइडेड दैट, ऑन कंडीशन दैट, इसका प्रयोग करते हैं। अभी जो हम इससे पहले बताए थे, जिसमें हम बताए थे कि इफ का प्रयोग करते हैं, तो हम इसके बदले में इफ का ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इफ भी कंडीशनल वर्ड है। परंतु इफ से अधिक शर्त सूचक शब्द होता है प्रोवाइडेड दैट या ऑन कंडीशन दैट। इसीलिए बशर्ते की अगर लिखा हो तो मुझे प्रोवाइडेड दैट का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब आइए सेंटेंस देखते हैं। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं बशर्ते तुम माफी मांगो। ये सिंपल सेंटेंस है, आई कैन फॉरगिव यू। अब बशर्ते के लिए क्या किएंगे, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट या ऑन कंडीशन दैट, क्या तुम माफी मांगो, यू अपोलोजाइज। फ्रेंड्स, वेरी सिंपल। सिर्फ आपको ये देखना है कि बशर्ते की के लिए हम किन शब्द का प्रयोग करें। दोस्तों, यहाँ इफ का ही प्रयोग हम कर सकते हैं, इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, आई कैन फॉरगिव यू इफ यू अपोलोजाइज। लेकिन इफ यू अपोलोजाइज से ज्यादा शब्द सूचक होता है प्रोवाइडेड, इसीलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। आइए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तुम नौकरी पा सकते हो बशर्ते तुम प्रयास करो। तुम नौकरी पा सकते हो, वेरी सिंपल, यू कैन गेट ए जॉब। बशर्ते के लिए प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड या ऑन कंडीशन दैट, तुम प्रयास करो, यू ट्राई। नेक्स्ट है, तुम सफलता पा सकते हो बशर्ते तुम कठिन परिश्रम करो। यू कैन गेट सक्सेस, तुम सफलता पा सकते हो बशर्ते। इसके लिए हमको ध्यान देना है, इसके लिए आप करते हैं प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट या ऑन कंडीशन दैट। अब है तुम कठिन परिश्रम करो, यू वर्क हार्ड। क्या हो गया, यू कैन गेट सक्सेस प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, या प्रोवाइडेड दैट यू वर्क हार्ड, या यू कैन गेट सक्सेस ऑन कंडीशन दैट यू वर्क हार्ड। यही फंडा है, इसे ही समझना है। तो बशर्ते की के लिए क्या प्रयोग करते हैं, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट या ऑन कंडीशन दैट। ये आपको याद रखना है, ध्यान ये रखिए, ये कंडीशनल वर्ड है और इसके बाद फ्यूचर टेंस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत सिंपल है, सिंपल कंडीशनल है, जिसमें हम इफ का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिंपल कंडीशन है लेकिन निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव कंडीशन सेंटेंस है। उसमें एक और शब्द होता है जिसका प्रयोग हम करते हैं, वो है अनलेस। अनलेस का प्रयोग करने से हम उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, इसे हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो पहले सेंटेंस कैसा होता है वो देख लीजिए। सेंटेंस ये होता है, यदि तुम किताब नहीं पढ़ोगे तो अंग्रेजी नहीं सीख सकते। ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। इस तरह के वाक्य में यदि नहीं के बदले हम यह भी कह सकते हैं कि जब तक तुम यह किताब नहीं पढ़ोगे तो अंग्रेजी नहीं सीख सकते। ध्यान रहे, यदि नहीं के बदले में हम जब तक नहीं का भी प्रयोग कर सकते हैं,
और दोनों ही शर्त सूचक है। ठीक है, तो जब तक नहीं रहेगा तो उसके लिए हम अनलेस का प्रयोग करेंगे या इफ नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी का प्रयोग करेंगे, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं है, दोनों का अर्थ सेम होता है। ध्यान ये रखना है कि जब इफ का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद आने वाला क्लाउज निगेटिव होगा, लेकिन जब अनलेस का प्रयोग करेंगे तो क्लाउज निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि अनलेस खुद निगेटिव वर्ड है, इसीलिए इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, जो आप आगे देखेंगे। तो आइए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम बताते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ और उसके साथ नेगेटिव सबऑर्डिनेट क्लाउज, फिर उसके बाद मेन क्लाउज। दूसरा स्ट्रक्चर होता है अनलेस प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज, यानी इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, और फिर प्रिंसिपल क्लाउज। तो ये स्ट्रक्चर होता है। अब इसके आधार पर एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। यदि तुम किताब नहीं पढ़ोगे तो अंग्रेजी नहीं सीख सकते। फ्रेंड्स, हम बता चुके हैं कि यदि के लिए हम जनरली प्रयोग करते हैं इफ का, और जब तक नहीं रहेगा तो उसके लिए प्रयोग करेंगे अनलेस का। लेकिन अनलेस के बदले में इफ नॉट का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। यानी सेंटेंस अगर ये है कि यदि तुम यह किताब नहीं पढ़ोगे तो हम इफ प्लस नेगेटिव क्लॉज का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके बदले हम अनलेस प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। लेकिन अच्छा होता है कि जहां पर यदि हो तो वहां पर हम इफ का ही प्रयोग करें, और यहाँ जहां जब तक नहीं रहेगा तो वहां अनलेस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम जो ये बताए हैं कि इफ के बदले हम अनलेस का प्रयोग करेंगे कब, जब इफ के साथ नेगेटिव क्लॉज रहेगा। तो अगर इफ के साथ पॉजिटिव क्लॉज रहेगा तो उसको हम रिप्लेस अनलेस से नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूं अनलेस नेगेटिव वर्ड है, और इफ के साथ पॉजिटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस आ गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इफ के साथ अगर नेगेटिव क्लॉज है, उस कंडीशन में हम उसको अनलेस प्लस क्लॉज से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वो भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, दोनों ही कंडीशन वर्ड है, दोनों कंडीशन व्यक्त करता है, इसीलिए। ठीक है, तो आप जनरली यही कीजिए, जहां यदि लिखा रहेगा वहां इफ से प्रयोग कीजिए, जहां जब तक नहीं रहेगा वहां अनलेस से प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल समझ लीजिए कि यदि तुम यह किताब नहीं पढ़ोगे, हम पहले ही बता चुके हैं कि जब कंडीशनल क्लॉज का प्रयोग करते हैं, यानी कंडीशनल सेंटेंस का, तो उसमें कंडीशनल वर्ड के साथ जो क्लॉज आता है उसमें फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां लिखा हुआ है यदि तुम किताब नहीं पढ़ोगे, है फ्यूचर, लेकिन हम इसमें फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करके उसके बदले प्रयोग करेंगे प्रेजेंट सिंपल का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इफ यू डोंट रीड। यहां गौर कीजिए, इफ के बाद नेगेटिव क्लॉज है और यहां पर फ्यूचर था, नहीं पढ़ोगे, लेकिन बनाया है प्रेजेंट में, इसे ध्यान रखना है। इसके आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में रहेगा इफ यू विल नॉट रीड, आपको तुरंत इसे गलत पकड़ना है। क्यों? क्योंकि इफ कंडीशन वर्ड है और इसके साथ आने वाला क्लाउज फ्यूचर में नहीं होता है, इसीलिए इफ यू विल नॉट रीड के बदले हम लिखेंगे इफ यू डोंट रीड। राइट, आगे जो क्लाउज है तो अंग्रेजी लिख सकते हैं, यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश, दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है, इसके बदले हम अनलेस का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनलेस यू रीड दिस बुक यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश। यहां गौर कीजिए, अनलेस मतलब क्या है, यहां भी प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग किए हैं, लेकिन चूंकि अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या हो गया, अनलेस यू रीड दिस बुक यू कांट लर्न इंग्लिश। राइट, दोनों सेंटेंस का अर्थ लगभग सेम है, दोनों ही कंडीशनल है। हम पहले ही बता चुके हैं कि जो क्लाउज कंडीशनल वर्ड के साथ आएगा उसे प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए, फ्यूचर में कभी नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट, जब तक आप अधिक अन्न नहीं उपजाएंगे तब तक आप धनी नहीं हो सकते। आपको पता है जब तक क्या होगा, अनलेस, और ये फ्यूचर में है, लेकिन बता चुके हैं कि कंडीशनल वर्ड में हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर का नहीं। तो क्या हो जाएगा, यू ग्रो मोर फूड। उसी तरह से अगर अनलेस के बदले हम इफ का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इफ यू डोंट ग्रो मोर फूड यू कांट बी रिच। हम दोनों ही तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जब तक वे कठिन मेहनत नहीं करेंगे तब तक वे पास नहीं कर सकते हैं। यहां भी हम अनलेस या इफ दोनों का प्रयोग करेंगे। ध्यान ये रखना है कि जब हम इफ का प्रयोग करेंगे तो नॉट का प्रयोग होगा,
लेकिन जब अनलेस का प्रयोग करेंगे तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अनलेस इज नेगेटिव वर्ड। अनलेस का अर्थ ही होता है जब तक नहीं, यानी अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट। ठीक है, अनलेस बराबर इफ नॉट। तो क्या हो जाएगा, इफ दे डोंट वर्क हार्ड दे कांट पास। अब यहीं पर इफ के बदले हम अनलेस का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, अनलेस दे वर्क हार्ड दे कांट पास। यहां पर देखिए नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि इफ के साथ नॉट का प्रयोग किए हैं। राइट, नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब जो हम सेंटेंस देखेंगे उसमें हम एक बार का प्रयोग करेंगे। एक बार मतलब होता है वंस, यानी वंस भी कंडीशनल वर्ड होता है। तो फ्रेंड्स, यदि एक बार निर्णय करो तो उस पर डटे रहो, में हम वंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए उसे समझते हैं। पहले वंस होगा, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज और फिर प्रिंसिपल क्लॉज। यानी सिर्फ वंस का प्रयोग कर देने से ही ये हो जाता है कि यदि एक बार तो, यानी वंस मतलब यदि एक बार तो वंस का प्रयोग हो जाता है। आइए इसे अब सेंटेंस से प्रयोग करके देखते हैं। यदि एक बार निर्णय करो तो उस पर डटे रहो। ठीक है, तो यहां यदि एक बार और तो दोनों के लिए सिर्फ वंस का प्रयोग होगा। तो वंस यू टेक ए डिसीजन स्टिक टू इट। यहां जो है तो उस पर डटे रहो, ये क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसीलिए वर्ब का प्रयोग पहले किया है, स्टिक टू इट मतलब उस पर डटे रहो। दूसरा है, यदि एक बार प्रतिज्ञा करो तो उसे निभाओ। तो क्या हो जाएगा, वंस यू मेक ए प्रोमिस। प्रतिज्ञा करने का होता है मेक ए प्रोमिस, डू ए प्रोमिस नहीं कहिएगा। बहुत लोग क्या करता है, करना का इंग्लिश डू होता है और प्रतिज्ञा का प्रोमिस होता है, तो लिख देगा डू प्रोमिस, दैट इज रॉन्ग। इंग्लिश में एक कोलोकेशन होता है, कोलोकेशन मतलब होता है शब्दों का मेल। हर वर्ड के साथ हम हर वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। डू मतलब करना होता है, लेकिन प्रतिज्ञा करने के लिए हम डू प्रोमिस नहीं कर सकते। प्रोमिस के साथ वर्ब मेक आता है, जिसका अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना, इसलिए मेक ए प्रोमिस, डू ए प्रोमिस नहीं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बताएंगे बाद में कि किस वर्ड के साथ किस वर्ब का प्रयोग करते हैं, वो हम बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये समझिए कि मेक ए प्रोमिस मतलब प्रतिज्ञा करना। तो क्या हो गया, वंस यू मेक ए प्रोमिस कीप इट, इसे निभाओ। हम पहले ही बता चुके हैं कि इस तरह से वंस का अर्थ क्या होता है, यदि एक बार। ऐसे वाक्य में हम हमेशा प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, पास्ट और फ्यूचर का नहीं। चूंकि वंस के साथ क्या होता है, वर्तमान समय में बात किया जाता है, इसीलिए वंस के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग होगा। अदर कंडीशन वर्ड के साथ हम पास्ट का प्रयोग कर सकते हैं, फ्यूचर का तो किसी के साथ नहीं होता है, लेकिन पास्ट का प्रयोग हम अदर कंडीशन वर्ड के साथ करते हैं, लेकिन वंस के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। यदि एक बार चोरी करोगे तो बुरी संगति पड़ जाओगे। तो क्या हो जाएगा, वंस यू कमिट थेफ्ट यू विल फॉल इन बैड कंपनी। क्योंकि यदि एक बार के लिए हम वंस का प्रयोग करते हैं, इसीलिए यदि एक बार इस किताब को पढ़ोगे तो इसे पसंद करोगे। वंस यू रीड दिस बुक यू विल लाइक इट। भले ही यहाँ पर फ्यूचर में है, लेकिन हम बता चुके हैं कि वंस के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, इसीलिए वंस यू रीड दिस बुक। राइट दोस्तों, इन केस ये भी एक कंडीशनल वर्ड है और इससे भी कंडीशनल वाक्य बनता है। जैसे यदि बिजली गुल हो जाए तो मोमबत्ती का उपयोग करो, या अगर वर्षा हो तो छाता ले लो। इसमें यदि बिजली गुल हो जाए या अगर वर्षा हो, इससे शर्त का बोध होता है, साथ ही यह भी बोध होता है कि इसकी संभावना है और इसके लिए सावधानी बरतनी है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस स्थिति में हम इन केस का ही प्रयोग करें तो बेहतर है। यहाँ पर इफ का प्रयोग करना उतना ज्यादा उचित नहीं है, यहाँ पर इफ से बेटर इन केस का प्रयोग ही होगा, क्योंकि यहां हम संभावना सिर्फ कंडीशन बता रहे हैं, उसके साथ संभावना भी बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है और उससे सावधानी बरतना है। तो उस केस में हम इन केस का ही प्रयोग करें तो बेहतर है। आइए इसे समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रिंसिपल क्लॉज अर्थात जो चीज करना है उसका प्रयोग करेंगे,
उसके बाद इन केस, अब जो संभावना है, जो होने वाला है, उस वाक्य का प्रयोग, यानी जिसे सावधानी बरतनी है उस वाक्य का प्रयोग इन केस की हम बात करते हैं, इसे ध्यान रखिए। ठीक है, अब ये सेंटेंस देखिए, यदि बिजली गुल हो जाए तो मोमबत्ती का उपयोग करो। तो यहां मोमबत्ती का उपयोग करो, ये है प्रीफिक्स क्लॉज, यानी इस चीज को करना है, तो इसको हम बनाएंगे पहले एज ए प्रेजेंट सेंटेंस। क्या हो जाएगा? यूज अ कैंडल। अब मोमबत्ती का उपयोग क्यों करो? किसे सावधानी बरतनी है? यदि बिजली गुल हो जाए, तो इन केस इलेक्ट्रिसिटी फेल्स, यानी इलेक्ट्रिसिटी फेल्स, ये एक संभावना है, ये हो सकता है, और उससे बचने के लिए हम प्रयोग करेंगे कैंडल का, जो मेन सेंटेंस हुआ, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। इसीलिए यूज अ कैंडल प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, उसका प्रयोग कर दिए, फिर इन केस, और तब इलेक्ट्रिसिटी फेल, जो होने वाला है। इसीलिए यूज अ कैंडल पहले प्रयोग करेंगे, और इन केस के साथ उस क्लॉज का प्रयोग करेंगे, उस वर्ब का प्रयोग करेंगे जो होने वाला है, मतलब जिसे सावधानी बरतना है उसका ध्यान रखें। अब आगे के वाक्य देखिए, अगर वर्षा हो तो छाता ले लो, या इसका सेम हो सकते हैं, छाता ले लो कहीं वर्षा हो। तो छाता ले लो हम पहले बोलते हैं चूंकि इसी को करना है, लेकिन क्यों करना है, किसके लिए करना है? क्योंकि कहीं वर्षा नहीं हो जाए, यानी वर्षा से बचने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो पहले हम इसका प्रयोग करेंगे, इसका छाता ले लो, फिर इनकेस, फिर जिस चीज से बचना है, पर क्यों हम छाता ले लें, उसका रीजन क्या है, तो कहीं वर्षा ना हो, तो वो चीज, वो क्लॉज हम प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? छाता ले लो, टेक एन अम्ब्रेला, कहीं या अगर इनकेस इट रेन्स, वर्षा हो, यानी वर्षा से बचने के लिए हम छाता ले रहे हैं, तो छाता ले लो प्रयोग कर दिए। लेकिन इन केस वाला क्लॉज क्या होगा? जिस चीज से बचना है या जिसकी संभावना है उसका प्रयोग करेंगे इन केस के बाद। ठीक है, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हेन टू यूज इन केस। इन केस और इफ में अंतर है, इफ सिर्फ कंडीशन बताता है, इन केस कंडीशन बताता है, साथ ही बताता है कि संभावना इसका हो सकता है ये, और उससे बचने के लिए हम नेक्स्ट क्लॉज में जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें बताते हैं कि ये काम करें। जैसे यहीं पे देखिए कि छाता ले लो कहीं वर्षा हो, या अगर वर्षा हो, तो छाता ले लो होगा मेन क्लॉज, टेक केयर अम्ब्रेला, और उसके बाद कहीं वर्षा हो, इन केस इट रेन्स, यानी वर्षा होने की संभावना है। तो ये समझना है, इनकेस का प्रयोग हम वहां करते हैं, यहाँ इफ का प्रयोग उतना अच्छा नहीं होगा, इफ से बेटर है इनकेस का प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर कुछ नए पार्ट के साथ मैं फिर से आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।